आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला तुगलक राजवंश है। हमारे पास ऐतिहासिक लेखों और नोट्स का एक बहुत ही शानदार स्टैक है जी बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि 1320 से 1412 ईस्वी तक राज करने वाला ये राजवंश, जिसने शुरुआत तो मंगोलों को खदेड़ने से की, हाँ, वो अंततः अपने ही विरोधाभासी और अजीबोगरीब फैसलों के कारण एक छोटे से कस्बे तक कैसे सिमट कर रह गया। ये ऐतिहासिक सफर वाकई कई मायनों में चौंकाने वाला है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी भी बड़े साम्राज्य का पतन किसी बाहरी और अधिक ताकतवर दुश्मन के आने से ही होता है। सही बात है। लेकिन तुगलक वंश का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि साम्राज्य अक्सर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोखले होते हैं। ये स्थिति बिल्कुल एक फैमिली बिजनेस की तरह लगती है, जहां दादाजी खून पसीना एक करके एक मजबूत कंपनी खड़ी करते हैं। हाँ, फिर उनका बेटा आता है जो मतलब बहुत पढ़ा लिखा तो है, लेकिन अपनी अति आधुनिक और अजीबोगरीब स्टार्टअप आइडियाज से उस कंपनी को दिवालिया कर देता है। बिल्कुल। और फिर पोता आता है जो दान पुण्य और समाज सेवा करके नाम कमाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कंपनी की बुनियाद को ही हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तुगलक वंश की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये बहुत ही सटीक और दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, और आज के इस विश्लेषण में हम केवल घटनाओं की कोई मतलब बोरिंग सूची नहीं पढ़ेंगे। हम इन शासकों की मनोवैज्ञानिक सोच, उनकी प्रशासनिक मजबूरियों और उन फैसलों के पीछे के कारणों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये इतिहास का एक ऐसा बेहतरीन केस स्टडी है जो सत्ता, महत्वाकांक्षा और जमीनी वास्तविकता के बीच के टकराव को बहुत करीब से दिखाता है। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और कहानी की शुरुआत उस व्यक्ति से करते हैं जिसने उस फैमिली बिजनेस की नींव रखी। जी, गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, खिलजी वंश के अंतिम शासक को हराकर ये शख्स दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। और गयासुद्दीन के सत्ता में आने की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। मतलब इब्न बतूता ने मुल्तान की एक जामा मस्जिद के अभिलेख का जिक्र किया है। अच्छा। हाँ, जिसके अनुसार सुल्तान बनने से पहले इस व्यक्ति ने मंगोलों के खिलाफ 29 युद्ध जीते थे। मंगोल उस समय एक खूंखार सैन्य मशीन की तरह थे। बाप रे, शेरों के शहर तबाह कर देते थे वो लोग। बिल्कुल। और इतने भीषण युद्ध जीतने के कारण ही उसे मलिक उल गाजी कहा गया। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी यानी काफिरों के नाशक की उपाधि धारण की। लगातार 29 युद्धों में मंगोलों को हराना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो मतलब एक असाधारण सैन्य कौशल का प्रमाण है। सही बात है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि एक बेहतरीन सेनापति जरूरी नहीं कि एक अच्छा प्रशासक भी हो। गद्दी पर बैठते ही गयासुद्दीन ने प्रशासन के मोर्चे पर क्या किया? यहीं पर उसकी समझदारी दिखाई देती है। उसने आते ही अलाउद्दीन खिलजी की बेहद कठोर कर व्यवस्था को बदल दिया। अलाउद्दीन की नीतियों ने किसानों और गांव के मुखियाओं की कमर तोड़ दी थी। गयासुद्दीन ने मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे स्रोतों में रस्मे मियान या तरीके एतदाल कहा गया है। अच्छा, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? मतलब क्या वो सिर्फ दयालु दिखना चाहता था? नहीं, ये एक विशुद्ध राजनीतिक और आर्थिक फैसला था। खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे जो ग्रामीण अधिकारी होते थे ना, हाँ। वे ही असल में किसानों से टैक्स इकट्ठा करके सुल्तान के खजाने तक पहुंचाते थे। अगर यही वर्ग नाराज या गरीब हो जाएगा तो राज्य का पूरा राजस्व सिस्टम ही ढह जाएगा। पॉइंट है, एक नया शासक जो अभी अभी सत्ता में आया है वो अपने मतलब निचले स्तर के अधिकारियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा राज्य की आय बढ़ाने के लिए उसने कृषि पर ध्यान दिया और वो नहरें खुदवाने वाले शुरुआती सुल्तानों में से एक बना। यानी वो जानता था कि एक मजबूत साम्राज्य की नींव खेतों और किसानों से होकर गुजरती है। हाँ। और सुरक्षा के मामले में भी वो काफी सतर्क था। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर बसाया और इस किले की दीवारें ढलवां थीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ढलवां यानी स्लोपिंग दीवारें मंगोलों की घेराबंदी तकनीक को नाकाम करने के लिए बनाई गई थी। कैसे? मंगोल अक्सर दीवारों को तोड़ने वाले भारी यंत्रों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ढलवां और मलबे से भरी मोटी दीवारों को गिराना उनके लिए लगभग असंभव था। लेकिन इतने शानदार सैन्य और प्रशासनिक दिमाग वाले इंसान का अंत
इतना रहस्यमयी कैसे हो सकता है? ये सच में एक पहेली है। मतलब स्रोतों से पता चलता है कि सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन के संबंध बहुत खराब हो गए थे। जी हाँ। और जब सुल्तान बंगाल से वापस लौट रहा था तब औलिया ने वो मशहूर वाक्य कहा था, हुनूज दहली दूरस्त। हाँ, हुनूज दहली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और ये सिर्फ एक कहावत बनकर नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं। अफगानपुर में बेटे जूना खां ने, जिसे उल्लू खां भी कहा जाता था, उसने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। और सुल्तान के अंदर जाते ही वो महल गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये तो मतलब पूरी तरह से एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री लगती है। हाँ, लगती तो है। जो इंसान आधी जिंदगी युद्ध के मैदान में मंगोलों के तीरों और तलवारों से बचता रहा, वो अचानक एक लकड़ी के महल के गिरने से कैसे मर सकता है? क्या ये एक महल था या एक सोची समझी साजिश? देखिए, इतिहास में सत्ता का हस्तांतरण अक्सर खून से सना होता है। एक महत्वाकांक्षी बेटा जिसे सत्ता की जल्दी है, और ठीक उसी समय लकड़ी के महल का सुल्तान पर गिरना। ये महज एक संयोग नहीं माना जा सकता। ये घटना हमें आने वाले शासक यानी जूना खां के जटिल और विवादित चरित्र की पहली झलक देती है। और यही जूना खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। जी। और यहाँ से कहानी में उस पढ़े लिखे लेकिन पागल, या कह लें समय से आगे के शासक की एंट्री होती है। ऐतिहासिक नोट्स बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। बिल्कुल। उसे खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, इन सबका गहरा ज्ञान था। बाप रे। इसलिए इतिहासकारों ने उसे विपरीत तत्वों का मिश्रण कहा है। और एडवर्ड थॉमस ने तो उसे प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी सिक्कों का राजकुमार कहा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उसके फैसले सबसे बड़े डिजास्टर साबित हुए। हाँ, क्योंकि उसका ज्ञान शायद किताबों तक सीमित था। और ये बात उसकी उन 5 विवादित योजनाओं से साबित होती है जो एक के बाद एक तबाही की दास्तान बन गई। बिल्कुल। अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो सबसे पहला फैसला था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाना। दोआब वो उपजाऊ जमीन होती है जो 2 नदियों के बीच होती है। हाँ। जाहिर है वहां खेती अच्छी होती थी तो वहां से ज्यादा टैक्स लिया जा सकता था। लॉजिक सही था, लेकिन एग्जीक्यूशन भयानक था। क्यों? क्या हुआ था? जिस साल टैक्स बढ़ाया गया उसी साल दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया। मतलब जब किसानों के पास खुद खाने को नहीं था तब अधिकारी उनसे बढ़ा हुआ टैक्स मांग रहे थे। बिल्कुल। अधिकारियों ने सुल्तान के आदेश को पत्थर की लकीर मानकर जबरन वसूली शुरू कर दी। अरे यार। नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर जंगलों में भाग गए और उन्होंने हथियार उठा लिए। एक ऐसा फैसला जिससे खजाना भरना चाहिए था, उसने भारी विद्रोह पैदा कर दिया। अब जब खजाना खाली होने लगा और विद्रोह भड़कने लगे तो उसने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया, राजधानी को ही बदल देना। हाँ, देवगिरी। हाँ, अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दक्षिण में देवगिरी ले जाने का आदेश दिया, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो दौलताबाद साम्राज्य के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था। मोहम्मद बिन तुगलक का सोचना था कि वहां से उत्तर और दक्षिण दोनों पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सकेगा। ये एक मतलब रणनीतिक विचार था, लेकिन पूरी दिल्ली की आबादी को, जिसमें बच्चे, बूढ़े और बीमार भी शामिल थे, उन्हें सैकड़ों मील दूर पैदल चलने का आदेश देना, जो कि बिल्कुल अव्यावहारिक था। वही तो। प्रशासन सिर्फ भूगोल देखकर नहीं चलता। अंततः उसे अपनी गलती माननी पड़ी और मतलब राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। लेकिन इस आने जाने की प्रक्रिया में उन अनगिनत लोग मारे गए, दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई और सबसे बड़ा नुकसान हुआ राजकोष का। और इसी खाली खजाने को भरने के लिए उसका तीसरा और शायद सबसे कुख्यात आइडिया सामने आया, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी की शुरुआत। हाँ, तांबे और कांसे के सिक्के। उस दौर में चांदी की भारी कमी हो गई थी, तो सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलवा दिए और फरमान जारी किया कि इनकी कीमत चांदी के सिक्के के बराबर मानी जाएगी, जो कि बहुत ही रिस्की था। मुझे तो मतलब ये योजना आज के किसी असफल क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट की तरह लगती है। कैसे? आइडिया शायद शानदार था कि चांदी की कमी से निपटना है, लेकिन उसके पास ब्लॉकचेन जैसी कोई सुरक्षा प्रणाली ही नहीं थी। इसीलिए हर घर एक टकसाल यानी मिंट बन गया। ये तुलना एकदम सटीक है।
टोकन करेंसी का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि लोग राज्य की गारंटी पर भरोसा करें हाँ, और केवल राज्य ही उन सिक्कों को बना सकें। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के तांबे के सिक्कों पर कोई विशेष सरकारी मोहर या जटिल नक्काशी नहीं थी। और तांबा तो हर जगह आसानी से उपलब्ध था। बिल्कुल। इतिहासकार बताते हैं कि लोगों ने अपने घरों में रखे तांबे के बर्तनों को पिघलाकर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाप रे। या रात लोग अमीर हो गए, भारी जालसाजी हुई और विदेशी व्यापारियों ने तो इन सिक्कों को लेने से साफ मना कर दिया। तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड का क्या हुआ? वो पूरी तरह ठप हो गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने आदेश दिया कि लोग तांबे के सिक्के लाएं और खजाने से असली चांदी ले जाएं। ओहो, तो लोगों ने नकली तांबे के सिक्के देकर खजाना खाली कर दिया होगा। बिल्कुल, और खजाना खाली होने के बावजूद सुल्तान की सैन्य महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई। जो हमें उसके चौथे फैसले की तरफ ले जाता है, खुरासान का अभियान। हाँ, इराक और ईरान जीतने का एक अवास्तविक सपना। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी सेना को 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन 1 साल तक वो सेना दिल्ली में ही बैठी रही क्योंकि खुरासान में संधियां हो गईं। और जब सुल्तान ने उस सेना को भंग किया तो अचानक लाखों हथियारबंद लोग बेरोजगार हो गए। ये तो मतलब आंतरिक सुरक्षा का एक नया संकट था। ये प्रशासनिक अदूरदर्शिता का चरम था। और इसके तुरंत बाद 5वां बड़ा डिजास्टर हुआ, कराचेल अभियान। तिब्बत और हिमाचल की तरफ। जी, पहाड़ी सरदारों को कुचलने के लिए सेना भेजी गई, लेकिन सुल्तान के अधिकारियों को पहाड़ी भूगोल का कोई अंदाजा नहीं था। सेना रास्ता भटककर गहराइयों में चली गई, जहां भीषण ठंड और महामारी ने पूरी की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। ये पांचों घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे बिना जमीनी हकीकत समझे लिए गए फैसले एक मजबूत साम्राज्य की कमर तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें स्रोतों के आधार पर एक बैलेंसिंग दृष्टिकोण भी रखना होगा। जी बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ सकारात्मक पहलू भी थे। उसने दीवान-ए-कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की। उसने सोंधर या तकावी नाम से कृषि ऋण बांटे। हाँ, ताकि किसान बेहतर खेती कर सके। और इब्न बतूता, जिसने किताबुल रहला लिखी थी, उसे दिल्ली का काजी भी बनाया। इसके अलावा वो सहिष्णु भी काफी था। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने होली के त्योहार में हिस्सा लिया। अच्छा। हाँ, उसने जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को सम्मान दिया और अजीज हम्मार जैसे निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर बैठाया। लेकिन विडंबना देखिए, ये सारा ज्ञान और सहिष्णुता उस साम्राज्य को बचा नहीं पाए। उसके पूरे शासनकाल में 22 से ज्यादा बड़े विद्रोह हुए। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य अलग हो गए। और अंततः 1351 में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का वह कथन इस पूरे दौर को समेट देता है। सुल्तान और प्रजा दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। ये कैसे पागल जीनियस का दुखद अंत था जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मोहम्मद बिन तुगलक की छोड़ी हुई आर्थिक तबाही को संभालने की जिम्मेदारी उसके चचेरे भाई फिरोज शाह पर आती है, जिसकी माँ बीबी नैला एक हिंदू थी। जी, उसने विद्रोहों को रोकने के लिए कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का रास्ता चुना। इसी वजह से उसे उसके लोक निर्माण कार्यों के लिए सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। तो टैक्स और राजस्व के मामले में उसने क्या किया? उसने 24 प्रकार के कष्टदायक कर समाप्त कर दिए, केवल 4: खराज, खम्स, ज़कात और जजिया। लेकिन जजिया के मामले में उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया जो अब तक इससे मुक्त थे। हाँ, वो ऐसा करने वाला पहला शासक था। लोक निर्माण के मोर्चे पर उसने सच में बहुत काम किया। उसने यमुना और सतलुज नदी से हिसार तक नहरों का एक विशाल जाल बिछाया, जिस पर उसने हक-ए-शर्ब नाम का सिंचाई कर भी लगाया, मतलब उपज का 1/10 भाग। बिल्कुल। उसने कई नए नगर बसाए, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और जौनपुर का नाम उसने जूना खां की याद में रखा था। और कल्याणकारी विभागों की तो उसने झड़ी लगा दी। हाँ। दीवाने खरात, गरीब लड़कियों की शादी के लिए, मुफ्त इलाज के लिए दारुशिफा, वृद्धों की पेंशन के लिए दीवाने इस्तेहाका और सरकारी खर्चे पर हज यात्रा भी शुरू करवाई। और संस्कृति के लिए उसने अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली मंगवाए,
हाँ, ज्वालामुखी मंदिर के 300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करवाया, जिसे दलाइल फिरोज शाही नाम दिया गया। हाँ, और अपनी आत्मकथा भी लिखी। ये सब सुनने में बहुत लोक कल्याणकारी लगता है, लेकिन मैं यहाँ एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हम उसे उसके कल्याणकारी कार्यों के लिए सल्तनत का अकबर तो कह देते हैं, लेकिन ऐतिहासिक नोट्स बताते हैं कि उसने सेना और इक्ता यानी जागीर को वंशानुगत बना दिया था। जी। ये तो ऐसा है जैसे किसी कंपनी में ये नियम बना दिया जाए कि आज से सिक्योरिटी गार्ड का बेटा ही सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, चाहे उसे बंदूक पकड़नी आती हो या नहीं। क्या इसी कदम ने सल्तनत को मतलब अंदर से खोखला नहीं कर दिया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये फिरोज शाह की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी कमजोर स्थिति के कारण सरदारों को खुश करने के लिए सेना को वंशानुगत कर दिया, जिसका मतलब था सैन्य अक्षमता। बिल्कुल। अनुशासन और मेरिट पूरी तरह से नष्ट हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने दासों का एक पूरा विभाग बना डाला, दीवाने बंदगान, जिसमें 1,80,000 दास थे। जरा सोचिए, 1,80,000 दासों का भरण पोषण राज्य के खजाने से हो रहा था। ये शांति बहुत ही अल्पकालिक थी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिरोज शाह की वंशानुगत सेना और कमजोर नीतियों का नतीजा ये हुआ कि उसके बाद के शासक सिर्फ नाम के रह गए। 1412 तक आते आते, जैसे अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय, साम्राज्य पूरी तरह सिकुड़ गया था। एक प्रसिद्ध कहावत बन गई थी, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, जो कि दिल्ली का ही एक छोटा सा हिस्सा है। जौनपुर भी वजीर ख्वाजा जहां द्वारा स्वतंत्र शर्की वंश बनाकर अलग हो गया था। और ऐसी कमजोरी का फायदा उठाया एक बाहरी आक्रमणकारी ने। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण। बाप रे। मध्य एशिया के इस क्रूर शासक ने 15 दिनों तक दिल्ली में भयानक लूटपाट की। सोचिए, जो राजवंश 29 मंगोल आक्रमणों को रोककर सत्ता में आया था गयासुद्दीन के समय, वो अंततः एक मध्य एशियाई आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्कुल। दिल्ली से पालम तक सिमटे साम्राज्य का ये मनोवैज्ञानिक पतन था, जहां केंद्र की सत्ता पूरी तरह से अपना इकबाल खो चुकी थी। और जाते समय तैमूर खिज़र खान को मुल्तान का सूबेदार बना किया, जिसने बाद में सैयद वंश की नींव रखी। और 1412 में तुगलक वंश का पूरी तरह अंत हो गया। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि केवल ज्ञान और विजन जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के पास था, हाँ। या केवल दान पुण्य जो फिरोज शाह ने किया, ये किसी बड़े सिस्टम को नहीं चला सकते। सही बात है। एक व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवहारिक समझ, मेरिट और जमीनी हकीकत का संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में एमबीटी की कहानी सिखाती है कि बिना सही एग्जीक्यूशन के अच्छे आइडिया भी डिजास्टर बन सकते हैं। एकदम सही। और चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर आगे सोचा जा सके। बताइए। जरा सोचिए फिरोज शाह तुगलक के उस दीवाने बंदगान के बारे में, जिसमें 1,80,000 दास थे। हाँ, जो राज्य के खजाने पर पल रहे थे। बिल्कुल। जब 1398 में तैमूर ने दिल्ली पे हमला किया और केंद्रीय सत्ता रातों रात गायब हो गई, तो राज्य के खजाने पर पलने वाले उन लाखों दासों का क्या हुआ होगा? अरे बाप रे। क्या वे सिर्फ एक कल्याणकारी कदम थे, या एक ऐसा टिकिंग टाइम बॉम्ब जिसने तैमूर के हमले के वक्त दिल्ली के आंतरिक पतन को और भी भयानक बना दिया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की किताबों में अक्सर गुम हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और खौफनाक विचार है। नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं, संकट के समय अपना असली रंग दिखाती हैं। और इसी विचार के साथ हमारी आज की इस गहन ऐतिहासिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि एक समय में दिल्ली के तख्त पर बैठा एक ऐसा शासक था जिसके पास एक विशाल साम्राज्य की कमान थी, लेकिन वो सत्ता के रोजमर्रा के तनाव से इतना थक गया था कि उसने सचमुच अपना बोरिया बिस्तर बांधा और एक छोटे से शहर में जाकर बस गया। और मजे की बात यह है कि उसने स्वेच्छा से अपना पूरा साम्राज्य एक महत्वाकांक्षी सेनापति को सौंप दिया। बिल्कुल। आज के संदर्भ में हम इसे शायद
क्वाइट क्विटिंग या चुपचाप काम से पीछे हट जाना कहेंगे। हाँ, लेकिन ये कोई आधुनिक कॉर्पोरेट कहानी नहीं है। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है। सही कहा। और ये कहानी जिस पृष्ठभूमि में आकर लेती है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। बात 1400 या कहूँ 1398 ईस्वी की है। तैमूर का आक्रमण। हाँ, मध्य एशिया से आए खूंखार आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर ऐसा कहर बरपाया था कि कभी शान से खड़ी रहने वाली इमारतें अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। पूरा प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया था। देखिए, व्यापारिक मार्ग कट चुके थे, कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई थी। सड़कों पर केवल सन्नाटा और मौत का साया था। सत्ता का केंद्र एक तरह से पूरी तरह तबाह हो चुका था। एकदम। और अक्सर जब इतिहास पढ़ा जाता है तो सारा ध्यान महान साम्राज्यों के उत्थान पर होता है या फिर तैमूर जैसे विनाशकारी आक्रमणकारियों पर। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन कुछ अलग है। हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों और समकालीन ग्रंथों का एक ऐसा संग्रह है जो हमें इतिहास के एक बेहद छोटे लेकिन क्रिटिकल कालखंड की ओर ले जाता है, जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। हाँ, जिसने खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर सबसे कम समय तक राज किया, मतलब केवल 37 वर्षों तक। हम आज ये डिकोड करेंगे कि जब कोई साम्राज्य पूरी तरह से राख में बदल जाता है तो उस मलबे के बीच से सत्ता का हस्तांतरण आखिर कैसे होता है। कैसे एक तबाह हो चुके सिस्टम में लोग सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। असल में इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि इतिहास में अक्सर इन संक्रमण कालों या ट्रांजिशन पीरियड को हम महज एक फुटनोट मानकर छोड़ देते हैं। हाँ, हमारी नजर या तो तैमूर पर होती है या फिर मुगलों पर। सही कहा। लेकिन ये जो बीच का समय होता है, यही वो कठोर जमीन होती है जिस पर आने वाली सदियों की नींव रखी जाती है। जब हम सैयद वंश की बात करते हैं तो हम केवल राजाओं की सूची नहीं देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम एक ऐसे समाज, अर्थव्यवस्था और सत्ता तंत्र का विश्लेषण कर रहे हैं जो सचमुच अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। तैमूर दिल्ली को शमशान बनाकर वापस लौट गया था, लेकिन पीछे वो एक भयानक राजनीतिक शून्य छोड़ गया था। एक पावर वैक्यूम। और इसी वैक्यूम को भरने के लिए दिल्ली के मलबे से उदय होता है हमारे पहले किरदार का, खिज़्र खां। साल 1414 ईस्वी। खिज़्र खां कोई आम इंसान नहीं था। उसे खुद तैमूर ने भारत छोड़ने से पहले मुल्तान और लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। तो वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है, दौलत खान लोदी को हराता है और एक नए राजवंश की नींव रखता है। लेकिन खिज़्र खां के काम करने का जो तरीका था वो मुझे बहुत अजीब लगता है। अजीब कैसे? मतलब अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी कंपनी का नया सीईओ कुर्सी तो संभाल ले, सारे फैसले भी वही ले, लेकिन डर के मारे ऑफिस के बाहर अभी भी पुराने और खूंखार बॉस की ही नेम प्लेट लगी रहने दें। तैमूर की नेम प्लेट। बिल्कुल। उसने पूरी सत्ता हाथ में ले ली, लेकिन कभी खुद सुल्तान का ताज नहीं पहना। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि खिज़्र खान ने ऐसा क्यों किया। ये कोई कायरता नहीं थी। तो क्या था? ये उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बेहद व्यवहारिक कूटनीति थी। क्या है ना, तैमूर का खौफ लोगों के दिलों में बहुत गहरा था। मध्य एशिया की भू राजनीति में भी तैमूर के साम्राज्य का दबदबा था। तो खिज़्र खां जानता था कि अगर वो खुद को सुल्तान घोषित करेगा तो मुसीबत आ सकती। एकदम सही। तैमूर या उसके उत्तराधिकारी इसे सीधी बगावत मानते और उस समय दिल्ली के पास किसी भी बड़े आक्रमण को झेलने की न तो आर्थिक ताकत थी और न ही सैन्य बल। तो उसने सुल्तान बनने के बजाय खुद को क्या कहलवाना पसंद किया? उसने खुद को सिर्फ रैयत-ए-आला कहा। इसका सीधा सा मतलब होता है किसानों का मुखिया। अच्छा, मतलब एक तरह से ये जताना कि मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं, मैं तो बस आप लोगों का एक प्रतिनिधि ही हूं। बिल्कुल। उसने ये कूटनीतिक संदेश दिया कि वो तो बस एक प्रशासक है। उसने विदेशी दासता की स्वैच्छिक स्वीकृति को खुलेआम अपना लिया था। ये तो जनता और विदेशी ताकतों दोनों को शांत रखने की बहुत ही चतुर राजनीति थी। हाँ, और देखिए, उस दौर में संप्रभुता के दो सबसे बड़े प्रतीक होते थे, अपने नाम के सिक्के ढलवाना और शुक्रवार की नमाज में पढ़ा जाने वाला खुतबा। और खिज़्र खान ने इन दोनों ही चीजों से परहेज किया है ना? बिल्कुल। उसने तैमूर और उसके बाद तैमूर के बेटे शाहरुख के नाम के सिक्के जारी रखे और खुतबे में भी उन्हीं का नाम रखा। कागजों पर वो खुद को शाहरुख का डिप्टी ही मानता था।
ये सच में हैरान करने वाला है कि जिस व्यक्ति ने एक राजवंश की स्थापना की वो कागजों पर कभी राजा बना ही नहीं, लेकिन दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि उसने अपनी एक अलग तरह की वैधता स्थापित करने की कोशिश की थी। हाँ, कहा जाता है कि ये वंश पैगंबर मोहम्मद का वंशज था, इसीलिए इन्हें सैयद कहा गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर वो सुल्तान था ही नहीं और दिल्ली इतनी कमजोर थी तो वो 1414 से 1421 तक टिका कैसे रहा? ये बहुत ही अहम सवाल है। टिका रहने का कारण था उसका लगातार संघर्ष और जमीनी हकीकत को समझना। मतलब वो हमेशा युद्ध ही करता रहा? लगभग। उसका पूरा शासनकाल विद्रोहों को दबाने में बीत गया, क्योंकि तुर्कों की जो पुरानी इक्ता प्रणाली थी, जहां जमीन के बदले सैन्य सेवा दी जाती थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो जमींदार टैक्स देने से मना कर रहे थे? हाँ, खिज़्र खां को हर साल अपनी छोटी सी सेना लेकर इन विद्रोहियों से टैक्स वसूलने के लिए निकलना पड़ता था। उसने ताजुल मुल्क नाम के एक योग्य वजीर को नियुक्त किया था, जिसने प्रशासन को किसी तरह से जोड़े रखा। और शायद यही वजह थी कि वो जनता के बीच इतना लोकप्रिय भी हो गया था। उसने खिजराबाद नाम का एक नया नगर बसाया। और सबसे भावुक करने वाला तथ्य जो मुझे इन स्रोतों में मिला, वो शोक मनाने वाली घटना। हाँ, जब 20 मई 1421 को खिज़्र खां की मृत्यु हुई तो इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि दिल्ली की जनता ने 3 दिन तक काले कपड़े पहनकर शोक मनाया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, एक ऐसा शासक जो खुद को सिर्फ किसानों का मुखिया कहता हो, उसके लिए इस तरह का शोक मनाना ये साबित करता है कि उस अराजकता के बीच उसने लोगों को जो स्थिरता दी थी, लोग उसकी कद्र करते थे। और यही स्थिरता खिज़्र खां की सबसे बड़ी विरासत थी। उसने जो जमीनी काम किया, उसी ने उसके बेटे के लिए एक मजबूत मंच तैयार कर दिया। पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा? बहुत गहरा असर पड़ा होगा, है ना? एक बेटे के तौर पर अपने पिता को एक नौकर या जागीरदार की तरह बर्ताव करते देखना किसी भी महत्वाकांक्षी वारिस के लिए घुटन भरा हो सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए जैसे ही मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है, चीजें पूरी तरह से पलट जाती हैं। 1421 से 1434 ईस्वी तक का उसका समय एक तरह से उस दबी हुई शाही महत्वाकांक्षा का विस्फोट था। उसने विदेशी दास्ता का वो पुराना चोला हमेशा के लिए उतार फेंका। इग्नू और अन्य प्रमाणिक स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुबारक शाह इस पूरे वंश का सबसे योग्य शासक था। खिज़्र खां जहां हर कदम फूक फूक कर रख रहा था, मुबारक शाह ने सत्ता में आते ही खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब उसने उस पुरानी बॉस वाली नेमप्लेट को उखाड़ फेंका। एकदम। उसने तुरंत सुल्तान और शाह की उपाधियां धारण कर ली। उसने खुतबे से तैमूर के वंशजों का नाम हटवा दिया और नए सिक्के ढलवाए जिन पर उसका अपना नाम था। अरे वाह! और मैंने पढ़ा है कि उसने एक बहुत ही भारी भरकम अरबी उपाधि अंकित करवाई थी, नायाबे अमीर उल मोमिनीन। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। एक मिनट रुकिए, ये काफी मुश्किल शब्द है। इसका असल में मतलब क्या होता है और उसने यही उपाधि क्यों चुनी? देखिए, अमीर उल मोमिनीन का मतलब होता है खलीफा या पूरे इस्लामिक जगत का सर्वोच्च धार्मिक नेता, और नायब का मतलब होता है डिप्टी या प्रतिनिधि। तो वो खुद को सीधे खलीफा का प्रतिनिधि घोषित कर रहा था? हाँ, ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि केवल सैन्य ताकत के बल पर वो विद्रोहियों को शांत नहीं रख सकता। उसे एक ऐसी धार्मिक वैधता चाहिए थी जो तैमूर के वंशजों के प्रभाव को काट सके। ये तो मध्य एशिया की ताकतों को ये बताने का तरीका था कि दिल्ली अब किसी की जागीर नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। क्या सवाल? हम ये सब जानते कैसे हैं? मतलब अगर ये शासक इतने कमजोर थे और इन्होंने मुगलों की तरह कोई भव्य इमारतें नहीं बनवाईं, तो ये सारा विवरण इतिहास के पन्नों में गुम क्यों नहीं हो गया? यह इतिहास लेखन का एक बहुत ही शानदार पहलू है। सत्ता केवल तलवार से नहीं चलती, वो कलम से भी स्थापित होती है। कलम से मतलब इतिहास लिखवा कर? बिल्कुल। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम का एक विद्वान था, जिसे सुल्तान ने अपना संरक्षण दिया था। अच्छा, और उन्होंने कोई किताब लिखी? हाँ, सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। ये ग्रंथ सैयद वंश के इतिहास का एकमात्र समकालीन और सबसे प्रमाणिक स्रोत है। अगर मुबारक शाह ने ये किताब न लिखवाई होती तो हमारे पास केवल जमीन में दबे कुछ सिक्के ही होते। ये तो वही बात हो गई कि जो अपना इतिहास खुद लिखवाता है, दुनिया उसी को याद रखती है। सही बात है। उसने अपने नाम पर यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नाम का एक नया शहर भी बसाया। लेकिन सत्ता का संतुलन कभी एक जगह नहीं टिकता। हाँ, उत्तर पश्चिम में
खोखर जनजाति के नेता जसरत खोखर ने भयंकर विद्रोह खड़ा कर दिया था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस मुबारकाबाद शहर को उसने इतने चाव से बसाया था, 1434 ईस्वी में उसी शहर का निरीक्षण करते समय उसकी हत्या कर दी गई। हाँ, उसके अपने ही वजीर सरवरुल मुल्क ने एक साजिश रची और सिद्धपाल नाम के व्यक्ति के माध्यम से सुल्तान को मरवा दिया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वजीरों की भूमिका हमेशा से बहुत खतरनाक रही है। ये हत्या केवल एक सुल्तान का अंत नहीं थी, यहीं से सैयद वंश के पतन की वास्तविक शुरुआत होती है। क्योंकि जब भी कोई मजबूत शासक अचानक मारा जाता है तो सत्ता का शून्य राज्य को अंदर से खोखला कर देता है, और वही हुआ। बिल्कुल। मुबारक शाह की हत्या के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा, मोहम्मद शाह, वो उस गद्दी का बोझ उठाने के लायक ही नहीं था। 1434 से 1445 ईस्वी तक उसने शासन किया। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह एक अत्यंत कमजोर और विलासी शासक था। इसने कमाल उल मुल्क को अपना नया वजीर बना लिया, लेकिन प्रशासन पर इसकी कोई पकड़ नहीं थी। और इसकी कमजोरी का सबसे घातक परिणाम तब सामने आया जब मालवा ने सीधे दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और यहीं से भारतीय इतिहास की धारा एक बार फिर करवट लेती है। मालवा के इस आक्रमण से मोहम्मद शाह इतना घबरा गया कि उसने सरहिंद के अफगान गवर्नर बहलोल लोधी को मदद के लिए दिल्ली बुला लिया। ये एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक भूल थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई डूबती हुई कंपनी किसी बड़े क्रैश से बचने के लिए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को अपना पूरा सोर्स कोड सौंप दे। बहुत सटीक उदाहरण है। आपने उस पल की समस्या तो सुलझा ली, लेकिन आपने अपने पूरे साम्राज्य की चाबियां ही किसी और को दे दी। बहलोल लोधी ने मालवा की सेना को तो हरा दिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शाह ने जो किया वो और भी आत्मघाती था। उसने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि दे दी। और इतना ही नहीं, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारना शुरू कर दिया। ये तो साफ तौर पे एक बाहरी व्यक्ति को गद्दी का वारिस बनाने जैसा था। देखिए, यहाँ हमें ये समझना होगा कि तुर्क और अफगान सैन्य संरचनाओं में क्या बुनियादी फर्क आ चुका था। जो तुर्क शासक इतने लंबे समय से राज कर रहे थे, उनका ढांचा अब सड़ चुका था। वे विलासिता में डूब चुके थे। और दूसरी तरफ अफगान कबीले बेहद महत्वाकांक्षी थे। हाँ, उनकी सैन्य एकजुटता मजबूत थी। मोहम्मद शाह का बहलोल लोधी को बुलाना और उसे पुत्र कहना दरअसल सुल्तान की लाचारी थी। उसने बहलोल लोधी को वो राजनीतिक वैधता दे दी जिसकी अफगानों को तलाश थी। मतलब कमजोर होते तुर्कों के हाथों से सत्ता का महत्वाकांक्षी अफगानों के हाथों में खिसकने का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। और ये रास्ता पूरी तरह से तब साफ हो गया जब सैयद वंश का अंतिम शासक गद्दी पर बैठा, अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451 ईस्वी। अगर मोहम्मद शाह कमजोर था तो ये व्यक्ति तो पूरी तरह से अक्षम था। हाँ, इसके समय की घटनाएं तो किसी डार्क कॉमेडी जैसी लगती हैं। इसका अपने ही वजीर हामिद खां से भारी विवाद हो गया था, और जब वजीरी सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाए तो शासन चलाना असंभव हो जाता है। और इसी मोड़ पर आता है वो ऐतिहासिक क्वाइट क्विटिंग का क्षण जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जी। अलाउद्दीन आलम शाह ने इस तनाव का जो समाधान निकाला वो अचंभित करने वाला था। रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर ये महाशय दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए अपने शांत शहर बदायूं चले गए। उसने एक तरह से कह दिया कि मुझसे ये राजकाज नहीं संभालता। हाँ, मुझे मेरी शांति प्यारी है। मध्यकालीन इतिहास में ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना है ना। बहुत दुर्लभ। आमतौर पर साम्राज्यों का पतन बड़े बड़े युद्धों और खून खराबे से होता है, लेकिन यहाँ एक साम्राज्य का अंत शासक की अपनी पूरी तरह से उदासीनता और पलायनवाद के कारण हो रहा था। जब सुल्तान ने खुद ही गद्दी छोड़ दी तो वजीर हामिद खान के पास सत्ता आ गई, और उसी हामिद खान ने बहलोल लोधी को दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए बुला लिया। और बिना किसी भयंकर युद्ध के 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से सिंहासन सौंप दिया। उसने साफ कह दिया कि तुम राज करो, मुझे बस बदायूं में चैन से रहने दो। और सबसे बड़ी बात, वो 1478 में अपनी मृत्यु तक बदायूं की एक छोटी सी जागीर का शासक बनकर ही संतुष्ट रहा। ये अपने आप में अजीब है कि एक सुल्तान अपनी सत्ता छोड़कर एक छोटी सी जागीर में खुश है। इसी के साथ सैयद वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया और लोधी वंश का उदय हुआ। इस शांतिपूर्ण हस्तांतरण के पीछे का असली मैकेनिज्म यही है कि सैयद वंश का राज्यतंत्र अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। तो इतने सारे तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद सवाल ये उठता है कि इस 37 साल के छोटे से कालखंड का असल महत्व क्या है। समग्र रूप से देखें तो ये स्पष्ट है कि ये कोई महान सांस्कृतिक उदय का काल नहीं था। ये पूरी तरह से एक संक्रमण काल था, एक सिकुड़ते हुए साम्राज्य की कहानी। बिल्कुल। एक समय था जब दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत तक फैली थी,
लेकिन सैयद काल आते आते दिल्ली का दायरा सिमटकर केवल दिल्ली और उसके आसपास के 200 मील के क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है जो आप खींच रहे हैं। एक विशाल साम्राज्य जो अब केवल एक छोटे से बिंदु में सिमट गया था। हमारी आज की इस गहन चर्चा से जो बात उभर कर सामने आती है वो क्या है? वो ये है कि इतिहास हमेशा विजेताओं या बड़े साम्राज्यों की ही कहानी नहीं होता। कभी कभी ये उन लोगों की भी कहानी होता है जो बस किसी तरह से एक तबाह हो चुकी दुनिया में बचे रहने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही। खिज़र खां की व्यावहारिक कूटनीति हो या मुबारक शाह का विद्रोह या अंतिम शासक का वो पलायन, ये सभी एक ऐसे सिस्टम के लक्षण हैं जो अपनी ही कमजोरियों के बोझ तले ढह जाता है। और इसी खोखलेपन के विचार के साथ मैं आज एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए। कैसा सवाल? कोई केंद्रीय सत्ता अपनी अजेय होने की छवि खो देती है तो कोई भी भारी भरकम उपाधि उसे नहीं बचा सकती। जरा सोचिए, आज के समय में हमारे आसपास ऐसी कितनी विशाल संस्थाएं या वैश्विक महाशक्तियां हैं जो बाहर से तो बहुत मजबूत नजर आती हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। वे बस अपने पुराने नाम के सहारे चल रही हैं और किसी दिन एक कमजोर नेता के आते ही वे भी अपने क्वाइट क्विटिंग के क्षण का इंतजार कर रही हैं, जहां बिना किसी शोर शराबे के उनका पूरा साम्राज्य किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि दिल्ली के तख्त पर कब्जा हो रहा है। हम मध्यकालीन भारत का वो दौर जहां सत्ता का मतलब ही खून खराबा होता था। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक केंद्र था। लेकिन इस कब्जे में कोई खून खराबा नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई युद्ध नहीं? नहीं, युद्ध के मैदान में न तो तलवारें टकरा रही हैं और न ही कोई विशाल सेना शहर की दीवारें तोड़ रही है। बस एक पुराना शासक चुपचाप अपना पद छोड़ देता है और एक नए नेता को सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सुनने में तो ये किसी फंतासी उपन्यास की कहानी लगती है ना? क्योंकि हम तो यही मानकर चलते हैं कि उस दौर में सत्ता हमेशा खून की कीमत मांगती थी। बिल्कुल, और ये सच में एक ऐसा दृश्य है जो उस समय के इतिहास के सामान्य स्वरूप से एकदम अलग है। मतलब उस समय सुल्तान बनने का सीधा सा अर्थ होता था अपनी प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन हमारे सामने जो ऐतिहासिक स्रोत मौजूद हैं वो एक बिल्कुल अलग हकीकत बयां करते हैं। और यही आज की हमारे इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। हम दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश और पहले अफगान साम्राज्य यानी लोदी राजवंश के उदय का अध्ययन कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य इन स्रोतों के भीतर ये तलाशना है कि कैसे सत्ता साझेदारी, कूटनीति और एक बिल्कुल नए प्रकार के राजनीतिक प्रबंधन ने बिना किसी बड़े महायुद्ध के एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। देखा जाए तो ये राजनीतिक संक्रमण केवल शासकों का बदलना नहीं था, ये शासन करने की पूरी संस्कृति का बदलना था। वो कैसे? जब हम स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि लोधी राजवंश मुख्य रूप से अफगानों की शाहूखेल शाखा से आता था। अच्छा। आधुनिक इतिहासकार इस शाखा को अक्सर गिलजई या गिलजई समूह के साथ जोड़ते हैं। तो ये सिर्फ एक वंशावली की जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये वो मुख्य कड़ी है जो हमें ये समझाती है कि बहलोल लोदी ने अपने फैसले किस आधार पर लिए। उनकी जो कबीलाई पृष्ठभूमि थी और उनकी सामाजिक संरचना थी, वही उनके शासन का असली ब्लूप्रिंट थी। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट को 1451 ईस्वी के उस दिलचस्प घटनाक्रम पर लागू करके देखते हैं। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था आलम शाह, वो अचानक दिल्ली छोड़कर बदायूं चला जाता है और फिर उसका मंत्री हमीद खान बहलोल लोदी को दिल्ली का तख्त संभालने के लिए न्योता देता है। एक बहुत ही अनोखा ऐतिहासिक पल। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं तो ये मुझे किसी कॉरपोरेट जगत के मैनेजमेंट बायआउट जैसा लगता है। मैनेजमेंट बायआउट? वो कैसे? मतलब पुरानी कंपनी का सीईओ यानी आलम शाह स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है और अपने पसंदीदा हॉलिडे होम में शिफ्ट हो जाता है। हॉलिडे होम मतलब बदायूं? हाँ, और फिर कंपनी का बोर्ड एक बाहरी लेकिन बेहद सक्षम व्यक्ति को नया सीईओ बनने के लिए बुलाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? आलम शाह ने अपनी मर्जी से दिल्ली जैसी विशाल सत्ता क्यों छोड़ दी?
इस मैनेजमेंट बायआउट के पीछे की जमीनी हकीकत काफी अलग थी। आलम शाह कोई बहुत विशाल साम्राज्य छोड़कर नहीं गया था। अच्छा। हाँ, सैयद वंश अपने अंतिम दिनों में इतना सिकुड़ चुका था कि उस समय एक व्यंग्यात्मक कहावत मशहूर थी। कौन सी कहावत? लोग कहते थे कि दिल्ली के सुल्तान का राज केवल दिल्ली से पालम तक है। बाप रे, मतलब सत्ता बस नाम की रह गई थी। बिल्कुल। दिल्ली चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी थी और दरबार के अंदर भयानक गुटबाजी चल रही थी। इसके विपरीत बदायूं आलम शाह का अपना सुरक्षित गढ़ था। वो एक समृद्ध इलाका था जहां उसे किसी तख्ता पलट का डर नहीं था। तो उसने एक अस्थिर और खतरनाक तख्त की तुलना में एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन को चुना। ये तो समझ में आता है कि आलम शाह ने बदायूं को क्यों चुना, लेकिन हमीद खान ने सत्ता की चाबियां बहलोल लोदी को ही क्यों सौंपी? क्या बहलोल सिर्फ सही समय पर सही जगह मौजूद था, किस्मत थी ये? किस्मत से ज्यादा ये बहलोल की बहुत लंबी और सोची समझी रणनीतिक तैयारी का परिणाम था। मतलब उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी? बिल्कुल। बहलोल कोई अनजान बाहरी व्यक्ति नहीं था। वो पहले से ही सरहिंद और पंजाब का एक बेहद शक्तिशाली सूबेदार था। दिल्ली में उस वक्त एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। हमीद खां को यह डर था कि जौनपुर के शर्की शासक दिल्ली पर कब्जा कर सकते हैं। अच्छा, तो उन्हें एक रक्षक की जरूरत थी? सही कहा। उसे शहर को बचाने के लिए एक ऐसे सैन्य नेता की जरूरत थी जिसके पास एक बड़ी फौज हो, और बहलोल ने यह बहुत अच्छी तरह भांप लिया था कि उसे तलवार के जोर पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो जानता था कि अगर वो तलवार के जोर पर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगा तो दिल्ली के बाकी सारे गुट उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। इसलिए उसने अपनी छवि एक आक्रामक हमलावर के बजाय एक रक्षक और सहयोगी की बनाई। उसने विभिन्न अफगान सरदारों को अपने पक्ष में किया और हमीद खां के सामने खुद को सबसे सुरक्षित विकल्प के रूप में पेश किया। मतलब उसने जमीन पहले ही तैयार कर ली थी ताकि बीज बोते ही फसल मिल जाए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हासिल कर लेना एक चुनौती है, मगर उस सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना बिल्कुल अलग खेल है। हाँ, वो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। और यहीं पर स्रोतों में बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का जिक्र आता है। कहा जाता है कि उसने अफगान सरदारों के साथ राजा और प्रजा जैसा नहीं बल्कि बराबरी और भाईचारे का व्यवहार किया। और यही वो बिंदु है जहां बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के पिछले सभी सुल्तानों से एकदम अलग दिखाई देता है। अगर आप बलबन या अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों को देखें तो वो फारसी राजत्व सिद्धांत पर चलते थे, जहां सुल्तान को धरती पर ईश्वर की परछाई माना जाता था। बिल्कुल। वहां दरबार में खौफनाक सन्नाटा होता था और कोई सुल्तान की बराबरी का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि बहलोल इसके बिल्कुल उलट था। हाँ, एकदम उलट। सामाजिक बैठकों में वो कभी सिंहासन या तख्त पर नहीं बैठता था। वो सार्वजनिक अवसरों पर अपने सरदारों के साथ जमीन पर कालीन पर बैठता था। वो उन्हें मसनदे आली कहकर बुलाता था, जिसका अर्थ है महान पद वाले या उच्च आसन वाले। हाँ, उसने खुद को कभी भी बाकियों से ऊपर नहीं रखा। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर आप मध्यकालीन भारत की सुल्तान हैं, तो आपकी पूरी सत्ता आपके दबदबे और खौफ पर टिकी होती है ना? तकनीकी रूप से हाँ। तो अगर एक राजा अपने सेनापतियों के साथ जमीन पर बैठेगा, उनके साथ खाना खाएगा, तो क्या उसका दबदबा खत्म नहीं हो जाएगा? ये सवाल उस समय भी कई लोगों के मन में आया होगा। मतलब क्या इससे उन महत्वाकांक्षी सरदारों के मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि अगर ये सुल्तान बन सकता है तो कल मैं क्यों नहीं? सत्ता के उस क्रूर दौर में अपनी शक्ति का दिखावा ना करना तो एक बहुत बड़ी कमजोरी लग रही है। पहली नजर में ये एक बड़ी राजनीतिक कमजोरी ही लगती है, लेकिन बहलोल के मामले में ये उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें वापस गिलजई अफगान संस्कृति के मनोविज्ञान को देखना होगा। अच्छा, वो कबीलाई संस्कृति जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? हाँ, ये अफगान कबीले बेहद स्वतंत्र स्वभाव के होते थे। वो पहाड़ों के उस समाज से आते थे जहां कबीले का हर सरदार खुद को दूसरे के बराबर मानता था। मतलब वो किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। वो किसी ऐसे निरंकुश तानाशाह के आदेश नहीं मान सकते थे जो उन्हें अपना गुलाम या नौकर समझे, और बहलोल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था। तो उसे पता था कि सख्ती काम नहीं करेगी। अगर वो तख्त पर बैठकर उन्हें आदेश देने की कोशिश करता तो अगले ही दिन विद्रोह हो जाता।
तो ये जो मसनद आली था, हाँ। ये सिर्फ एक सम्मान सूचक शब्द नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल था। सटीक, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब बहलोल उनके साथ जमीन पर बैठता था तो वो कोई कमजोरी नहीं दिखा रहा था। वो उन्हें ये मनोवैज्ञानिक संदेश दे रहा था कि मैं तुम्हारा निरंकुश राजा नहीं हूं, मैं तुम्हारे कबीले का सबसे प्रमुख भाई हूं। ये साम्राज्य मेरा नहीं है, ये हम सबका है। हाँ, ये अपेक्षाकृत समानतामूलक व्यवहार और सत्ता साझेदारी का जो मॉडल था, यही वो गूंज थी जिसने उन विद्रोही और स्वतंत्र अफगान अमीरों को एक झंडे के नीचे जोड़े रखा। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि सिस्टम में उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी है, तो उनके विद्रोह करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये तो मनोवैज्ञानिक प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है ना? हाँ, लेकिन मेरा एक और सवाल है। शांति के समय में तो ये बराबरी का ढांचा समझ आता है, लेकिन युद्ध के मैदान में जब दुश्मन सामने हो, तब तो आपको एक स्पष्ट लीडरशिप चाहिए होती है। कोई कमिटी बनाकर तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, युद्ध में तो त्वरित निर्णय चाहिए होते हैं। तो ये सत्ता साझेदारी युद्ध के समय कैसे काम करती थी? हैरानी की बात यह है कि युद्ध के समय भी ये मॉडल बहुत कारगर साबित हुआ। अच्छा। बहलोल ने इन सरदारों को अपनी अलग-अलग सेनाएं और अपने कबीले के झंडे रखने की पूरी छूट दी थी। वो उन्हें आदेश देकर नहीं, बल्कि उनके हित जोड़कर युद्ध में उतारता था। हित जोड़कर मतलब जब भी कोई नया सैन्य अभियान होता तो ये अघोषित समझौता होता था कि जो नया क्षेत्र जीता जाएगा वो उन सरदारों के नियंत्रण में दिया जाएगा। अरे वाह, तो सरदार केवल सुल्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने खुद के विस्तार के लिए पूरे जी-जान से लड़ते थे। और इसी विकेंद्रीकृत सैन्य रणनीति ने बहलोल को साम्राज्य विस्तार में अभूतपूर्व सफलता दिलाई। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत शक्तिशाली प्रेरणा थी, और मुझे लगता है इस प्रेरणा का सबसे बड़ा परिणाम हमें जौनपुर की शर्की सल्तनत के साथ हुए संघर्ष में देखने को मिलता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि शर्की सल्तनत पर लोधियों का कब्जा बहलोल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सैन्य सफलता थी। जौनपुर का संघर्ष कोई साधारण युद्ध नहीं था। शर्की सल्तनत उस समय सांस्कृतिक और सैन्य दृष्टि से बेहद मजबूत थी। आपको पता है जौनपुर को पूरब का शिराज कहा जाता था? हाँ, मैंने पढ़ा है। वहां का शासक हुसैन शाह शर्की एक बेहद आक्रामक और महत्वाकांक्षी राजा था। उसने कई बार सीधे दिल्ली पर हमले किए थे। और स्रोतों पर गौर करें तो ये कोई एक दिन या एक महीने की लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पानीपत की तरह ये कोई एक निर्णायक युद्ध नहीं का जिसने रातों रात किस्मत बदल दी हो। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि 1479 ईस्वी के बाद भी हुसैन शाह शर्की लगातार प्रतिरोध करता रहा। लोधियों का जौनपुर पर नियंत्रण धीरे धीरे और क्रमिक रूप से स्थापित हुआ। ये तो दशकों तक चलने वाला एक थका देने वाला कूटनीतिक और सैन्य संघर्ष था। और ये संघर्ष बहलोल के असाधारण धैर्य और उसकी लंबी रणनीतिक दृष्टि का प्रमाण है। वो जानता था कि शर्की साम्राज्य को एक ही झटके में नहीं गिराया जा सकता, इसलिए उसने धीरे धीरे उनके सीमांत इलाकों को जीतना शुरू किया। मतलब एक एक करके उनकी ताकत कम की। हाँ, उनके सहयोगियों को तोड़ा और धीरे धीरे उनकी आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर किया। और यहाँ भी उसकी सत्ता साझेदारी वाली नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वो कैसे? स्रोतों में कालपी की विजय का एक बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है। जब बहलोल ने एक लंबे संघर्ष के बाद कालपी पर अधिकार किया तो उसने उस अहम इलाके को सीधे अपने शाही नियंत्रण में नहीं रखा। उसने कालपी आजम हुमायूं को सौंप दी। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प फैसला था। ये तो वही बात हुई कि आपने एक बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी का अधिग्रहण किया और फिर अपनी टीम के सबसे बेहतरीन मैनेजर को वहां का स्वतंत्र हेड बना दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रभावी प्रशासनिक तरीका था। कालपी और अन्य जीते गए क्षेत्रों को अपने विश्वासपात्र सरदारों में बांटने से दो बड़े फायदे हुए। कौन से दो फायदे? पहला, नए और अस्थिर क्षेत्रों का प्रशासन उन सरदारों ने बखूबी संभाला जिनकी वहां सीधी दिलचस्पी थी। क्योंकि वो अब उनका इलाका था। सही कहा। और दूसरा, सुल्तान को प्रशासन की छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना पड़ा। वो बड़ी तस्वीर पर फोकस कर सकता था। बिल्कुल। उसने यही रणनीति दुआब और मेवात के विद्रोहों को दबाने के बाद भी अपनाई। उसने स्थानीय शक्तियों को पूरी तरह कुचलने के बजाय उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया। उदाहरण के लिए, धौलपुर के राय ने जब देखा कि बहलोल से सीधे टकराव का कोई फायदा नहीं है, तो उसने भेंट देकर ही लोदियों की अधीनता स्वीकार कर ली। और ये सैन्य अभियान उसके जीवन के अंतिम वर्षों तक चलता रहा। हाँ। स्रोतों के अनुसार 894 हिजरी यानी 1488-89 ईस्वी के आसपास उसने अपनी अंतिम बड़ी मुहिम ग्वालियर की तरफ की। प्राथमिक स्रोतों में वहां के शासक को राजा मान कहा गया है,
जिसे आधुनिक इतिहासकार ग्वालियर के प्रसिद्ध शासक मान सिंह तोमर के रूप में पहचानते हैं। ग्वालियर का अभियान ये दर्शाता है कि बहलोल लोधी अपनी दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कितना गंभीर था। वो जीवन भर अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तृत और सुरक्षित करने के काम में लगा रहा। लेकिन साम्राज्य केवल तलवारों या संधियों से नहीं चलते। बिल्कुल नहीं। उन्हें चलाने के लिए एक ठोस आर्थिक ढांचे की भी जरूरत होती है। सैन्य विजयों से आगे बढ़कर जब हम बहलोल लोधी की आर्थिक विरासत को देखते हैं तो स्रोतों में एक बहुत ही खास चीज उभर कर आती है। आप उसकी मुद्रा प्रणाली की बात कर रही हैं? हाँ, उसने बहलोली नाम का एक सिक्का चलाया था। यह सिक्का ना तो शुद्ध सोने का था और ना ही शुद्ध चांदी का। यह बिलन नामक मिश्र धातु से बना था। और इस सिक्के की अहमियत समझने के लिए उस समय की अर्थव्यवस्था को देखना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, तैमूरलंग के आक्रमण और सैयद वंश की कमजोर नीतियों के कारण दिल्ली का खजाना खाली हो चुका था। बाजार में शुद्ध चांदी के सिक्कों, जिन्हें टंका कहा जाता था, उनकी भारी कमी हो गई थी। अब जरा सोचिए, जब मुद्रा ही नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा? अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह ठप हो जाएगी। बिल्कुल। बहलोल ने इस मिश्र धातु के सिक्के को पेश करके रोजमर्रा के व्यापार को एक बहुत बड़ा सहारा दिया। और इस बहलोली सिक्के की सफलता का आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। हाँ। ये लगभग 70 वर्षों तक उत्तरी भारत की मानक मुद्रा बना रहा। मतलब महान मुगल सम्राट अकबर के समय में भी जो तांबे की मुख्य मुद्रा दम थी, उसे बोलचाल में बहलोली ही कहा जाता था। एक मिश्र धातु का सिक्का इतना भरोसेमंद बन गया कि पीढ़ियों तक चलता रहा। यहाँ मुझे इस मिश्र धातु यानी बिलन के सिक्के और बहलोल लोधी के काम करने के तरीके में एक बहुत ही दिलचस्प समानता दिखाई देती है। कैसी समानता? जब हम मिश्र धातु बनाते हैं तो हम अलग अलग धातुओं को एक खास अनुपात में मिलाते हैं। हाँ। कोई भी धातु अकेले उतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन जब वे मिल जाती हैं तो वे एक ऐसा सिक्का बनाती हैं जो बेहद टिकाऊ होता है और जिसे आसानी से गलाया नहीं जा सकता। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक तुलना है। बहलोल ने भी राजनीति के मैदान में ठीक ऐसा ही किया। उसने अलग अलग कबीलों, अलग अलग विचारों वाले अफगान सरदारों और स्थानीय शक्तियों को अपनी सत्ता साझेदारी की भट्टी में पिघलाया और उन्हें मिलाकर एक ऐसा मजबूत साम्राज्य गढ़ा जो किसी एक निरंकुश शासक की सत्ता से कहीं ज्यादा टिकाऊ था। ये तुलना उस समय की राजनीतिक हकीकत को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। बहलोल लोधी उस विविधता को एक साथ बांधने वाला सूत्र था। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक कौशल का नतीजा था कि उसने लगभग 38 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। 38 वर्ष का शासन। हाँ। दिल्ली सल्तनत के अस्थिर और हिंसक इतिहास में जहां सुल्तान चंद सालों में बदल जाते थे, वहां लगभग 4 दशकों तक सत्ता में बने रहना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक असाधारण उपलब्धि थी। इतने लंबे समय तक बिना किसी बड़े और सफल आंतरिक विद्रोह के राज करना, ये इस बात का सबूत है कि उसके मसनद-ए-आली सिस्टम ने कितनी गहराई से काम किया। स्रोतों में एक और पहलू है जो बहलोल की छवि को उसके बाद के शासकों से अलग करता है। उपलब्ध मानक विवरण बताते हैं कि बहलोल के शासन को धार्मिक कट्टरता या तीखे रूढ़िवाद से नहीं जोड़ा जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी के शासनकाल में हमें धार्मिक कट्टरता के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, बहलोल एक बेहद व्यवहारिक शासक था। वो ये अच्छी तरह समझता था कि भारत जैसे एक विशाल और विविधतापूर्ण समाज पर शासन करने के लिए कठोरता से ज्यादा सामंजस्य की जरूरत है। उसका फोकस कहीं और था। बिल्कुल। उसका पूरा ध्यान एक स्थिर अफगान सत्ता स्थापित करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर था। तो धार्मिक कट्टरता उसके लिए एक रुकावट होती? हाँ, किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांस्कृतिक कट्टरता केवल बेवजह के विद्रोहों को जन्म देती, जो उसके राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए उसने संघर्ष के बजाय सहिष्णुता और कूटनीति का रास्ता चुना। उसने अपनी ऊर्जा एक ऐसे सिस्टम को बनाने में लगाई जो लंबे समय तक चल सके। बिल्कुल सही। लेकिन 38 वर्षों की इस लंबी और सफल यात्रा का अंत भी साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए ही हुआ। ग्वालियर के उसी अंतिम अभियान से लौटते समय जलाली के निकट उसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा शासक जिसने अपना पूरा जीवन बिना किसी शाही आराम के युद्ध के मैदानों और अपने सरदारों के बीच गुजारा, उसका अंत भी एक सफर के दौरान ही हुआ। जलाली के पास हुआ उसका निधन केवल एक सुल्तान का अंत नहीं था।
ये एक ऐसे युग का समापन था जिसने मध्यकालीन राजनीति को एक नया दर्शन दिया था। ये दर्शन की सत्ता को बनाए रखने के लिए खौफ की नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस चर्चा के पन्नों को एक साथ रखकर देखें तो बहलोल लोधी की कहानी इतिहास के कई रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देती है। एक ऐसा नेता जिसने बिना किसी बड़े खून खराबे के दिल्ली जैसी विशाल सत्ता हासिल की, एक सुल्तान जिसने अपनी शक्ति का दिखावा करने के लिए ऊंचे सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जमीन पर अपने कमांडरों के साथ बैठकर एक साम्राज्य चलाया, बिल्कुल, जिसने जौनपुर जैसी शक्तिशाली सल्तनत को दशकों लंबे संघर्ष के बाद अपनी रणनीति से जीता और फिर उस जीती हुई जमीन को अपने सहयोगियों में बांट दिया और अर्थव्यवस्था को भी संभाला। हाँ, एक ऐसा प्रशासक जिसने अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए बहलोली जैसा मिश्र धातु का सिक्का दिया जिसकी गूंज मुगलों के जमाने तक सुनाई देती रही। ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे विचार की ओर ले जाती है जो आज के जमाने में भी उतना ही प्रासंगिक है। इतिहास की किताबों में अक्सर सबसे महान शासक उन्हें माना जाता है जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, जिनका खौफ दूर दूर तक होता है और जो अपनी सत्ता को अपनी मुट्ठी में कस कर रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन बहलोल लोधी के सत्ता साझेदारी वाले मॉडल और उसके 38 साल लंबे शासन को देखने के बाद एक सवाल जरूर उठता है। क्या ये संभव है कि इतिहास में सबसे प्रभावी और लंबे समय तक टिकने वाले शासक वास्तव में वो नहीं होते जो अपनी शक्ति का सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं? क्या असली ताकत और राजनीतिक सफलता उस कला में छिपी है जहां एक लीडर अपनी शक्ति को इस तरह से अपने सहयोगियों के साथ बांटता है कि हर किसी को वही साम्राज्य अपना लगने लगता है? सत्ता को मुट्ठी में भींचकर रखने के बजाय उसे खुले हाथों से साझा करना, शायद यही वो असली रणनीति है जो इतिहास में सबसे गहरे निशान छोड़ जाती है।